हेलो एवरीवन, हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आप सभी का वापस से स्वागत है अनअकैडमी के चैनल पे। और पहले मैं देख लूँ ऑडियो वीडियो क्लियर हो रही है, फिर नहीं पता चला। चलो, मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे चुकी है। एक बार ज़रा मुझे कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर हो जा रही है। चलिए, बढ़िया। गुड आफ्टरनून प्रधान, राजेश, गुड आफ्टरनून। और वापस से जो थोड़ा सा माहौल है वो ख़राब है, लेकिन हाँ, आज रात तक सेटल हो जाएगा क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूँ, तो आज रात को सेटल हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा बेयर अप कर लो क्योंकि मैं भी बहुत गर्मी में, तुम लोग देख पा रहे होगे। चलो ठीक है, तो मैं हूँ दिव्या त्रिपाठी। मेरे बारे में बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आपको। अब आप लोग जान लीजिए अपने काम की बात। तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम की। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं पूछे क्या मैम ये क्लास डिफेंस वालों के लिए है। ये क्लास आप सभी के लिए और स्पेशली आप डिफेंस वालों के लिए क्लास जो है डिज़ाइन करके लाई गई है, बिल्कुल पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो आप हैं अनअकैडमी के चैनल के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको आपके एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। एनडीए, एयरफोर्स, XNY, FCAT, CDS, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे प्लस पे आते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवेलेबल कराई जाती है, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, लाइव टेस्ट और क्विजेस कराए जाते हैं। लाइव क्लासेस में क्या होता है, अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते हो डिस्कशन में, अपने डाउट पूछ सकते हो, क्लियर आउट कर सकते हो 1 to 1, आंसर पोल होंगे। और ये सब कुछ उस दौरान पे होगा जब आपकी क्लास क्या होगी, चल रही होगी। अच्छा, लाइव टेस्ट और क्विजेस से क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में समझ में आएगा कि हाँ भाई साहब, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। राइट, स्ट्रक्चर कोर्सेज रहते हैं लाइन बाय लाइन एक साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। अगर आपने एक भी परचेस करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको आपके कोर्स से रिलेटेड सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा, बल्कि आपके जितने भी कोर्सेज हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उनके बारे में आपको पता चलता है। देखो, आपने करना क्या है, आपने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने मेल आईडी से, अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स, यूपीएससी, इंग्लिश, एयरफोर्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस, नेवी, करंट अफेयर्स, बहुत सारे हैं जो कोर्सेज आप लोग के लिए अवेलेबल है। प्लस के ऊपर आपको आपके सारे डाउट्स जो हैं वहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल जाता है। आप जैसे ही वहाँ पे आते हो, देखो आपने करना क्या है, आपने अपना गोल सेलेक्ट करना है ऐप के अंदर जाके। उसके बाद आपके सामने जो भी आपका गोल, आप यूपीएससी के लिए दे रहे हो, आप डिफेंस के लिए दे रहे हो, आप एसएससी के लिए दे रहे हो, आपको अनअकैडमी पे उनके सारे फील्ड के बेस्ट एजुकेटर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए जो भी सहूलियत होती है, आप 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो, जहाँ पे आपको ऑफ मिल रहा है, जो आपके प्राइस आप देख पाते हो। उसके बाद आपने मेरा कोड इस्तेमाल करना, दिव्या मैम का, एंड प्रोसीड टू पे, अप्लाई करने देना। उसके बाद यू विल गेट 10% ऑफ। चलो, अच्छा, सभी को एक बार आ जाने देती हूँ। गुड आफ्टरनून क्षितिज, गुड आफ्टरनून जयंत, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? वेदांत, जनेन्द्र, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले लोग शगुन देने वाले लोग जो है वो आ जाते हैं अनलाइक डिसलाइक करने के लिए। सॉरी। बढ़िया। राहुल, गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ अपने जगह से, रेगुलर जगह से मैं बाहर हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फेस जो है वो पूरा रेड हो रखा है बहुत ज़्यादा, और रैशेज ऐसे भी काफ़ी हो रहे हैं। थोड़ा इग्नोर करना अभी फेस पे, और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं ऐसा है ना, मतलब मैं अपने भाई से बात कर रही थी, तो मेरा भाई कहता है यार तू तो बिल्कुल अभी बबून जैसी हो गई है, बिल्कुल रेड रेड। मैं से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो मैं फैमिली मेम्बर बता लाइक, अरे तू इतनी रेड कैसे हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, ये सब हम कवर कर चुके थे। आज आपको जो हेडिंग है वो देख के समझ में आ रहा होगा कि हम बात करने वाले हैं किस आर्टिकल के बारे में। कौन बताएगा मुझे? जय हिंद अमन। चलो, कल तक हमने कहाँ पे तक कवर किया था? जय हिंद, जय हिंद। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी देर के। सबके लिए जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बेटा मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका टेस्ट लेने वाली हूँ स्पेशल क्लास के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना सबके सब। यस वरदान, आर्टिकल 41 तक। रोशन, जय हिंद बच्चा। क्लास को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे
आर्टिकल 41 के बारे में पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल 41 से स्टार्ट करते तो 39 तक हमने कवर कर लिया था। अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर, आर्टिकल 41 के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी। एक सेकेंड रुक जाओ, आर्टिकल 40 कितने चला गया, अच्छा आर्टिकल 40 से लेके 40 से पढ़ना है। देखो इसमें 40 शायद मिस हो गया है, 40 दिया हुआ नहीं है, रुको 41 से कैसे, मैं तुम्हें 40 से पढ़ाने वाली हूँ तुम लोगों को, कोई ना। देखो आर्टिकल 40 में किसके बारे में दिया हुआ है, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 के बारे में दिया है, पंचायत के बारे में, ठीक है। ऐसे ही सुन लो, कभी कभी ऐसे भी सुनना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 में दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लीज बेटा ध्यान से सुन लेना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। ये दिया है किसमें, आर्टिकल 40 के अंतर्गत। अब देखो इसमें ना तुमको एक लाइन है जो तुमको समझना है आर्टिकल 40 के हेडिंग में, वो क्या समझना है, यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 40 के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब क्या है, अपने को बनाना नहीं है विलेज पंचायत, क्या करना है, ये आर्टिकल 40 पढ़ रहे हैं हम, याद रखियो आर्टिकल 40, ठीक है। अपने को जो विलेज पंचायत है वो अपने को बनाना नहीं है विलेज पंचायत, अपने को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। इसका मतलब क्या है कि विलेज पंचायत जो है वो पहले से एग्जिस्टिंग है, क्या है, वो पहले से एग्जिस्ट करती है, पहले से वो चल रही है। आप कहोगे कि मैम विलेज पंचायत तो वही आया था, अमेंडमेंट के थ्रू आया था मैम विलेज पंचायत, उसके पहले कहाँ था विलेज पंचायत, क्या बात करनी है भाई, पढ़ लो उसके बाद बातें कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे विलेज पंचायत क्या है, तुम अगर देखोगे कि राजस्थान की बातें करोगे तो राजस्थान में ही पहले से था, हर गांव गांव में पहले से था। याद है प्रेमचंद्र की कहानी जो थी, मुंशी प्रेमचंद्र की जो कहानी थी, सरपंच था ना, पंच परमेश्वर आई गेस, जिसमें वो खाला का केस लड़ता है और जब उस पोजीशन पे पहुंच जाता है तो वो याद आता है, गुड इवनिंग अमन देव, रिमेंबर। तो देखो मतलब ये जो पंचायत था ये पहले से रन कर रहा था, कहाँ पे, हमारे सिस्टम में पहले से था ये चीज़, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, हर जगह जगह में रन कर रहा था। हरियाणा में देख लो, बिहार में देख लो, हर जगह पे यार, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं। अब अगर लोकली देखो, हर कोई क्या है, हर कोई तुरंत गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता है, किसी की कोई भी परेशानी होती है ना तो तुरंत पुलिस के पास नहीं पहुंच जाता है कि हम जा रहे हैं और पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। हाँ जी, जुम्मा शेख वाली कहानी, यस यस यस, खाला वाली, जुम्मा शेख वाली, क्या बात है बच्चों, तुम लोग को तो बड़ा याद है भाई, ठीक है। तो सब क्या होता है, सारे के सारे लोग, देखो आपको जानकारी है, मुझे जानकारी है पुलिस के बारे में, आपको और मुझे जानकारी है लॉस के बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यकीन नहीं करते हैं पुलिस के पछड़े में या फिर कोर्ट के पछड़े में, ठीक है। तो उनके लिए एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी की जरूरत थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। आर्टिकल 40 कहता क्या है, मैंने बोला था ना कि लॉ पढ़ने के लिए थोड़ी आंखें और दिमाग चाहिए, मतलब पॉलिटी पढ़ने के लिए। जिस तरीके से हमारे फ्रेमिंग जितने भी फादर थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग फादर जितने भी थे, उन लोगों ने तैयार किया इस तरीके से कि लोग उसको समझ सके ठीक तरीके से। अब सिनेरियो क्या किया गया, कहा गया इसको कि विलेज पंचायत तो पहले से है, चलो अब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो जब हमारा संविधान बन रहा था, आज अब कहते हो एग्जाम में कि मैम कैसे 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 कवर हो पाएगा, इतना सारा सब्जेक्ट है मैम, हम अगर इतना डीप में पढ़ेंगे ये भी तो कैसे कवर कर पाएंगे। सोचो इनके बारे में सोचो जिन्होंने पूरी की पूरी पंचायत, पूरी की पूरी संविधान बना दी और एक एक इश्यू पे नजर रखा, मतलब जो कि हर एक इंडिविजुअल के लाइफ पे जाके बिल्कुल रिलेट करती है। समझ रहे हो सिनेरियो। गुरु वर्ड, हाँ बोलो। आई एम जयंत मिश्रा। यार तुम लोग ना आपस में ही कभी कभी बातें करनी शुरू कर देते हो बट बिल्कुल, और मुझे लगता है इधर बातें कर रहे हो, ठीक है। तो कहा गया कि चलो ठीक है, अब से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक वे में बनाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। क्योंकि जब हम संविधान बना रहे हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ है यार, कोई किसी गुलाम के अंदर नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, तो हर कुछ क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में होनी चाहिए। आज गाँव में क्या होता है, आप गाँव में जाते हो,
कोई भी मुद्दा होता है सीधे मुखिया जी देखेंगे, सरपंच जी देखेंगे, तो एक उम्मीद रहती कि वहाँ पे न्याय मिलेगा। अगर वहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा तो आप ब्लॉक में चले जाओगे, आप कहोगे हम ब्लॉक जा रहे हैं तुम्हारा कंप्लेन करने। बात समझ पा रहे हैं मेरी? अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया आर्टिकल 40 के अंतर्गत। मैंने आपको बताया है पहले भी कि डीपीएसपी जो है वो लॉ के फ्रेमवर्क में तैयार होता है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, लेकिन इनडायरेक्टली इन्फोर्सेबल है। कब? बाय इलेक्शन। रिमेंबर, यस, दैट इज लाइक विलेज कोड। बेटा जल्दी होगा, डोंट वरी। अच्छा, दैट्स गुड अमनदीप। अब देखो उसके बाद इसमें कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में क्या कहता है। अब देखो हमारे पास तो 2 लिस्ट थी, तो कहते हैं कि अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमें इसको किसी न किसी लिस्ट में तो ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसे किस लिस्ट में ऐड करेंगे? तो कहते हैं कि हमारे पास तो 2 लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक यूनियन की लिस्ट है। तो अगर और एक कंकरेंट लिस्ट है। हमारे पास तो यही 3 सा लिस्ट है। अब क्या आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जो कि लोकल गवर्नमेंट की लिस्ट हो? कोई भी नहीं है लोकल गवर्नमेंट की लिस्ट। हमारे पास 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, अब जब इनको पावर देने की बात आई कि अगर हम पंचायती राज को सिस्टम में लेके आ रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हम पंचायती राज को ऑर्गेनाइज करेंगे, उन पे नजर रखेंगे, बकायदा इलेक्शंस कराएंगे, हम देखेंगे कि अगर गांव में अगर कोई हमें सुविधा पहुंचानी है, कोई स्कीम पहुंचाना है, तो गांव में हम किसके थ्रू पहुंचाएंगे? हम पंचायती राज के थ्रू स्कीम पहुंचाएंगे। हमें देखना है कि वहाँ की जनसंख्या कैसी है, वहाँ के स्कूल में क्या सही से काम हो रहा है, क्या वहाँ की आंगनबाड़ी में सही से काम पहुँच रहा है या फिर नहीं। कहीं पे जो वहाँ पे जो टीचर हैं, जितने भी सरकारी स्कूल में, कल मैंने बताया ना सरकारी स्कूल में क्या होता है टीचरों का हाल, मैंगो का स्पेलिंग पूछ लो तो अलग ही मैंगो का स्पेलिंग लिखते हैं, मतलब और पढ़ा रहे होते हैं क्या? इंग्लिश। तो भैया अलग ही लेवल चलता है। आधे लोगों को तो मतलब बोलनी भी नहीं आती है और फिर भी कहते हैं कि हम टीचर हो रखे हैं, तो वैसा वाला। तो कहा ये गया कि चलो एक काम करते हैं, क्या है कि एक काम करते हैं स्टेट में इसको डाल देते हैं, क्योंकि यूनियन में तो नहीं डाल सकते और कंकरेंट में नहीं डाल सकते। हम हर एक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। जब पंचायती राज के बारे में बात कर रहे हैं तो हर एक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहा यह गया कि इसको स्टेट में डालते हैं। तो स्टेट का डिविजन ऑफ पावर किया गया होगा। सबसे पहले रिलेट करना, अगर रिलेट कर पाओ तो इसको रिलेट करना, क्योंकि जब भी तुम किसी मामले में जब तर्क देते हो, बॉल स्पेल एज बॉल। अच्छा, हाँ तुम वो कहते हो। अभी मैं एक वर्ड लिखूंगी, अच्छा छोड़ो हटाओ इंग्लिश की क्लास नहीं है। अभी सुनो यहाँ पे तो क्या चल रहा है। स्टेट लिस्ट में कहा गया कि हम एक काम करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो सिनारियो है, सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो लोकल गवर्नमेंट वाला जो सिनारियो है, वो कहाँ इंक्लूड कर देंगे? स्टेट लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो अब समझना, तो क्या हो गया, स्टेट की पावर डिवाइड हुई। तो हमने क्या किया है, आपको याद है, शुरुआत से हमने सेंटर और स्टेट की पावर को भी डिवाइड रखा है। तो जब हम स्टेट में अंदर अंदर बहुत सारे लोग को जब बैठा रहे हैं जब पावर में, तो उनकी क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अरे तुम वो कहते हो पंचायत गांव की बात करते हो, यहाँ कोलकाता चले जाओ, कोलकाता में भी मैंने बताया था तुमको बहुत सारी ऐसे जगह हैं, मतलब कम्युनिटीज के ऐसे जगह हैं जहाँ पे आज ही पंचायत बैठती है। अच्छा, उसकी बीवी ने चीट कर लिया, अच्छा पंचायत बुलाओ, सभा बुलाओ, सभा बैठती है। अच्छा, उसके हस्बैंड ने चीट कर लिया, सभा बुलाओ। एक बार मैं गुजर रही थी तो आई वाज लाइक कि ना, अच्छा नहीं मुझे, हाँ एक वहाँ पे एक शॉप मुझे पता चली, वहाँ पे केक बहुत अच्छा मिलता था, तो मैं गई थी वहाँ पे केक खरीदने के लिए। तो वहीं से मैं जो गुजर रही थी पास वाले मोहल्ले से, तो मैंने देखा यार कि बड़ी भीड़ हो रखी है और एक पीपल का, मतलब बीच में कहीं से पेड़ वेड़ है पीपल का, और वहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं और मतलब अपने कम्युनिटी के हिसाब से सारे लोग जैसे ड्रेसअप होते हैं वैसे सब ड्रेसअप होकर सब बैठे हुए हैं। तो मैं ना थोड़ा सा मतलब साइड से मैं निकल रही थी, तो मुझे लगा यार हो क्या रहा है, और दो तीन जन ऐसे खड़े हैं। तो पता चलता है कि भैया, अरे बेटा वर्धान रूरल एरिया की बात नहीं कर रही बेटा, कोलकाता की बात कर रही है, हार्ट ऑफ द सिटी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे बगल में मैकडोनल्ड्स है, KFC है। बेटा कोलकाता की पार्क स्ट्रीट की ठीक थोड़ी से पीछे वाले रास्ते की बात कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे मतलब बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रही हूँ। वहाँ पे एक मोहल्ले के अंदर वो सिनारियो चल रहा था। होते ना मोहल्ले में से साइड में कहीं पेड़ वेड़ हो गया, साइड में कहीं पे, वहाँ पे सब चेयर वेयर लगा के सारे लोग पूरा रोड ब्लॉक कर दिए थे। पूरा जो रोड था ना, रोड ब्लॉक में दिख रही हूँ गाड़ी, जो पुलिस जो है ना, पुलिस जो सार्जेंट है वो बेचारा उस साइड खड़ा होकर गाड़ियों को घुमा रहा है। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो रहा है उस वाली गली में भैया, जो ऐसे सिनारियो चल रहे हैं। तो मैं जाके देखती हूँ कि चल क्या रहा है।
तो मैं थोड़ा, मुझे उन सबको थोड़ा ये भी लगता था कि यार कहेंगे यार लड़की इस साइड के पे क्यों आ रही है, वहाँ थोड़ा हो जाता ना। तो मैंने चलो एक बार देख ही लेती हूँ। तो मैंने देखा, तुमने कहा कि 2 जन तो है ना, वो एकदम ऐसे खड़े, एक हस्बैंड और वाइफ शायद आई गेस वो थे, और एक आदमी है, बूढ़ा बुजुर्ग सा आदमी है, एंड वो कहने से दाढ़ी पे से हाथ रख रहे हैं और प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक यार जज हमारा कोर्ट यहाँ कब से शिफ्ट कर गया? कोलकाता में भर के लोअर कोर्ट है, बैंक्शल कोर्ट है, सियालदा कोर्ट है, अलीपुर कोर्ट है, फिर अगर कहीं नहीं हुआ मुद्दा तो भैया आ जाओ हाई कोर्ट आ जाओ। उसके बाद ये कौन सा कोर्ट चल रहा है? और वहाँ पे सारे लोग ना, वो जूनियर आर्टिस्ट नहीं होते, हाँ हाँ इसी ने मर्डर किया है, हाँ हाँ हाँ, वो वाला नहीं होता जिसे मूवीज में नहीं देखते, हीरो कहता है मुझे तुमसे प्यार है, बाकी सब कहते हैं हाँ कर दो हाँ कर दो हाँ कर दो, बाकी कहता है कि हमें यूनियन का, हमारा आज हड़ताल है यूनियन का, और पीछे से लोग नहीं कहते हाँ हाँ हड़ताल है, हाँ हाँ हड़ताल है, वो जूनियर आर्टिस्ट जो नहीं होते। तो जितने भी वहाँ पे जो प्रजा बैठी हुई थी, वो सारी जो प्रजा है वहाँ पे कह रही है कि हाँ मैंने देखा था कि इसके कमरे में वो आदमी आया था, हाँ मैंने देखा था ऐसा। आई वाज लाइक सीरियसली ये चीज़ आज भी होता है? और लोग बकायदा मान रहे थे, और भैया अगर वहाँ बोल देती तो भैया मैं कट जाती। चुपचाप मैंने बोला चलो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट था, अरे हाँ हाँ मुझे भी वही लगा कि सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है अमन, हम बात कर लेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले जूरी मेंबर्स वीकेंड, हाँ काइंड ऑफ जूरी मेंबर्स, यार जूरी मेंबर्स नहीं यार, मैं तो उनको क्या कह दूँ, मैं उनको जूनियर आर्टिस्ट कह दूँ यार। जूरी मेंबर वो होते थे ना, तुमको जूरी मेंबर का सही बताती हूँ कॉन्सेप्ट। जूरी मेंबर क्या होते थे, वो पहले फैसले लेते थे, सोचते थे। यहाँ पे वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, हाँ मैंने देखा था, अरे हम देखे थे ना उसको, जा रही था तो हम उसको बोले कि ए रुको तुम कहाँ जा रही सो बे, तो वो बोला नहीं हम तो जाएंगे, वो तो मेरा जगह है। एंड मतलब उनको होता ना एसेंट टाइप का। तो मैंने बोला बढ़िया, क्या यहाँ पे सिनारियो पे मैंने बड़ा पता किया उसको, मुझे पता था अच्छा ऐसे होते लोग रेफर नहीं करते हैं बहुत सारे कम्युनिटी के कि कोर्ट आएंगे मुकदमे को लेके, ठीक है। तो वहीं पे क्या हो जाता है हाँ जी, अच्छा फैमिली मैन का सेशन 2 मुझे देखना है। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। तो यहाँ पे कहा गया कि सेल्फ गवर्नमेंट या जो स्टेट लिस्ट जो था, वो स्टेट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया हमने किसको, पंचायत में। अब यहाँ पे एक इशू आ रही थी, जब हम स्टेट लिस्ट में इसको इंक्लूड करने की बात कर रहे थे तो इसमें इशू क्या आ रही थी, हमें पार्लियामेंट से इसे ऑथराइज कराना था। हमें इसे पार्लियामेंट से क्या कराना था, ऑथराइज कराना था। कौन बताएगा मुझे, किस एक्ट के अंतर्गत पंचायती राज आया था, ये कब पॉसिबल हो पाया? आ जाओ नालायकों, एक बार कमेंट सेक्शन में ना जवाब भी कभी कभी दे दिया करो। ठीक है मंदिर, बताने की जरूरत नहीं है स्टोरी, प्लीज लेट इट बी, सस्पेंस बिल्कुल खराब मत करियो तुम लोग। बताओ पंचायती राज सिस्टम जो था किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया था? कसम से बता रही हूँ, ऑफलाइन क्लास होती ना तुम लोग को तो पकड़ पकड़ के मारती। सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट, इतना देर क्यों लग रहा है बताने में? हाँ थप्पड़ खाओगे एक दिन तुम लोग, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब आया, जब पंचायती राज को हमने फुली ऑथराइज कर दिया, हमने उसको कह दिया आ जाओ हर्षद, तो हमने उसको कह दिया कि अब क्या है, अब तुमको हमने पावर जो है वो दे दी है, ठीक है। अब पंचायती राज एक प्योर ऑर्गेनाइज हमने कर दिया। पंचायती राज जो पहले नॉर्मली चल रहा था, हमने उसको पंचायती राज को अभी पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज कर दिया। लेकिन हाँ वो मोहल्ले वाले जो पंचायती राज है वो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि वो पंचायती राज नहीं बेटा, वो सभा है, उसको सभा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अब जो है बड़ा गवर्न तरीके से चलता है, एक टाइप का कोर्ट होता है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो उसको विलेज एरिया में, ठीक है। चलो अब आते हैं आर्टिकल 41 के ऊपर आ जाते हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है, अच्छा इस पे भी बड़े डिस्प्यूट उठे थे हमारे इंडिया में। क्या होता है ना, जब मैं लॉ कर रही थी तो MC मेहता का केस बहुत हुआ था, तुम सबको पता होगा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता अगर तुम लोग थोड़े बहुत केसेस में एक्टिव हो गए तो मैं सोचती थी ना, हम लोग सारे कॉलेज स्टूडेंट जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं हम लोग कहते थे ना MC मेहता कोई काम नहीं था क्या, हम मीम बनाते थे हम लोग कि MC मेहता जब पैदा हुआ होगा तो ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। जब MC मेहता होगा तो कहेंगे हमारा बेटा जो है ना PIL फाइल करेगा, PIL, ठीक है। काइंड ऑफ जोक, नो कॉन्ट्रोवर्सीज। चलो अब सुनो, हुआ क्या
तो यहाँ पे क्या होता था कि लोगों को हर मुद्दे पे ना डिस्प्यूट होता है। एक तो संविधान बना के दिया भैया कि लो तुम लोग घर में बैठे हुए, तुमको हम संविधान बना के देते हैं, फिर बात बात पे कहते हैं कि ये लो हमने केस कर दिया। आर्टिकल 41 कहता है कि इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, सिक्योर सिटीजन। अब इसको नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करना, यहाँ जो भी अंग्रेजी में यहाँ पे आपको प्रतीत हो रहा है इसको छोड़ के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि मैम इंग्लिश जो है, मैम से अभी तुम्हारे बारे में तो कैसे कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। अभी क्या बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम इंग्लिश जो है समझ में नहीं आती, तो बेटा मैंने यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल लिखा है इंग्लिश में, समझाने के लिए खुद मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अगर मुझे तुम्हें किताब छाप के देना होता तो मैं तुमको किताब एक रेफर कर देती और कहती बेटा जाके किताब से पढ़ लो। समझाने का काम तुम्हें मेरा है, मैं तुम्हें रटवाने नहीं आई हूँ कोई बीच में, तुम्हें समझाने आई हूँ। अब सुनो, कहते हैं यहाँ पे कि आपको चूंकि आप एक वेलफेयर स्टेट हो, क्या हो आप एक वेलफेयर स्टेट हो, आप अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हो, आप कोई पुलिस स्टेट नहीं हो। मैंने क्या बताया था कि पुलिस स्टेट कौन सा होता है, जहाँ पे लोग अपने बारे में, जो गवर्नमेंट होती है, जो पुलिस है वो अपने बारे में सोचती है, कहते हैं मिलिट्री टाइप वाला रूल आ जाना, उसको हम कहते हैं कोई पुलिस स्टेट थोड़ी ना है हमारा। जब हम कोर्ट में बातें करते हैं तो हम ऐसे ही कहते हैं कि ये कोई पुलिस स्टेट नहीं है, समझ रहे हो बातों को, वैसा वाला। अब देखो, तो कहते हैं जब आप वेलफेयर ऑफ स्टेट हो तो सारे लोगों को नौकरी देना, अगर कोई बेरोजगार है किसी भी वजह से, चाहे अपनी क्षमता की वजह से या फिर उसे नौकरी नहीं मिल रही, बेटा आज तो ये नहीं कह सकते कि किसी शारीरिक अक्षमता की वजह से बेरोजगार होना या किसी सर्कमस्टांस की वजह से बेरोजगार होना, आज तो ऐसा आलम हो गया है कि जितने अच्छे भले लोग हैं उनकी नौकरियां छीन ली जा रही हैं क्योंकि वैकेंसी नहीं निकल रही हैं, वैकेंसी नहीं रह रही है। तो खैर, ये चूंकि इंडिया जो है एक वेलफेयर ऑफ स्टेट है, तो हमारे पॉलिसी मेकर ने ये बिल्कुल क्लियर रखा था कि अगर हमारे लोग के पास नौकरी नहीं रहती है या फिर हमारे लोग, मान लो ओल्ड एज आ गया, काम करने के अब हालात नहीं है, या बीमारी हो जाती है या सिकनेस हो जाता है, तो आप क्या करोगे? मनरेगा याद है तुम लोग को? नरेगा मनरेगा याद है तुमको, जिसमें कहा था कि 100 रुपए जो है प्रोवाइड कराएंगे, बेरोजगारी भत्ता के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो सिनारियो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कहते हैं कि यहाँ पे ये सरकार का है, ये जो मुद्दा है ये सरकार का मुद्दा है कि अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो उसको जीवन जीने लायक, एक एडिक्वेट लाइफ जीने के लिए, लाइफस्टाइल जीने के लिए उस तक पैसे पहुंचना बहुत जरूरी है। राइट वरदान, अभी तो सिनारियो बहुत बुरा है। अरे अर्षित, सिनारियो जो है बहुत ज्यादा बुरा हो रखा है अभी। अरे अमन यादव क्या कर रहे हो तुम? सुनो, अब कहते हैं यहाँ पे कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास अगर रोजगार नहीं है, तो सरकार का ये मुद्दा बनता है। इसके लिए पूरी जिम्मेदार कौन होता है? हमारे डीपीएसपी के हिसाब से सरकार होती है, क्योंकि सरकार को राइट टू वर्क है। अब इसमें एक चीज और छुपा हुआ है, आप कहते हो कि कनाडा में तो राइट टू वर्क के अंतर्गत $2000 प्रोवाइड कराए जाते हैं, राइट टू वर्क के, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब तुम कहते हो कि इंडिया में हमें नरेगा के तहत 100 रुपए ही क्यों प्रोवाइड कराए जाते हैं, हमें 2000 रुपए क्यों नहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं? तो जब आप आर्टिकल 41 पूरा खोलोगे ना, वो बहुत लॉन्ग है आर्टिकल 41, तो उसमें लिखा है विद इन आवर कैपेसिटी। उसमें एक चीज लिखा है, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट टू सिक्योर सिटीजन विद इन गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो अब समझो, तो अब क्या हो जाता है, एक केस हुआ था इस मुद्दे को लेके। तो जब केस हुआ इस मुद्दे को लेके, आपको याद होगा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक केस हुआ था। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था। उसका हुआ क्या था, उस केस के अंदर, उस केस में एक ठेले वाले ने कहा था, जो रेडी लगाते हैं ना, वेंडर जो होते हैं, जो रेडी लगाते हैं, फल की रेडी लगाते हैं, तो उन्होंने केस, तो उस पर ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ने केस कर दिया था। कहा कि अपनी जो तुम रेडी है इसको हटाओ, तुम यहाँ पे अपनी ठेला जो है नहीं लगा के बेच सकते हो, ठीक है। तो वो आदमी जाता है, फिर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में कहता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेटा ठीक है, उस आदमी ने किस मुद्दे पर सवाल उठाया, आदमी ने आर्टिकल 41 पर सवाल उठाया
कहा कि हमें डीपीएसपी में क्या है कि हमें राइट टू वर्क दिया हुआ है, तो कोर्ट कहती कि डीपीएसपी तो क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसको कहाँ से रिलेट कर दिया, इसको आर्टिकल 21 से रिलेट कर दिया। आर्टिकल 21 से याद है तुम्हें, डिग्निटी वाला मुद्दा, हमें भी तो डिग्निटी से जीने का हक है भैया, अपने हिसाब का जॉब करने का, अपने हिसाब की चीजें करने का हमें भी तो हक है डिग्निटी से जीने का। तो आर्टिकल 21 की बात कह देते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया, उस कहता है कि आप जाके संविधान पढ़ो, कहता है वो ठेले वाला, वो जो आदमी जो वेंडर था, वो कहता है आप जाके संविधान पढ़ो, वहां पे हमारे सरकार का काम है कि सरकार हमें नौकरी देगी। तो वो कहती है कि भैया सबसे पहले तुम जाके संविधान पढ़ो और आंखों से पढ़ना। उसमें लिखा है कि विद इन गवर्नमेंट कैपेसिटीज, गवर्नमेंट की जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना तक ही दे पाएगा आपको, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। मैंने आपको क्या बताया, कहा कि अगर कनाडा $2000 पे कर रहा है राइट टू वर्क के अंतर्गत, तो आप इंडिया से भी $2000 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इंडिया क्या गवर्नमेंट उठेगा, कहेगा कि ये हमारी कैपेसिटी के अंदर बस इतना ही रुपए देना पॉसिबल था। वृद्धा योजना जो आया, वृद्धा पेंशन योजना जो आया, उसमें आई गेस दे प्रोवाइड सम फ्यू हंड्रेड्स रुपीज, 500 और 600 रुपीज वो प्रोवाइड कराते हैं, वृद्धा पेंशन योजना जो आया। अब उसमें आप कहोगे कि क्या उसका खाना पीना हो पाएगा वृद्धा पेंशन का 500-600 रुपए में, तो गवर्नमेंट कहेगी भैया हमने अपने जो हाथ हैं वो खड़े कर दिए। क्या कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि हम अपने हाथ को क्या करते हैं, हम अपने हाथ को खड़े कर देते हैं। बात आ रही समझ में, कहेगी ये हमारी कैपेसिटी में नहीं है, हम 500 रुपये प्रोवाइड करा सकते हैं तो हम 500 रुपये ही प्रोवाइड कराएंगे आपको, उससे ज़्यादा प्रोवाइड कराने की हिम्मत जो है ना, हिमाकत ना है हमारे अंदर। तो गवर्नमेंट अपनी सीधे हाथ खड़ा कर देगी। क्यों, क्योंकि वो एडेड था विद इन अपर कैपेसिटीज। मोरारजी देसाई जी के टाइम पे उसको क्या किया गया था, ऐड कर दिया गया था। प्लीज रिपीट आर्टिकल 40। रविंद्र यादव सुनो, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के समझाया आर्टिकल 40 और अभी 41 पे आई हूँ। पंचायती राज सिस्टम के बारे में समझाया है मैंने, वीडियो जब खत्म हो जाएगी उसको पीछे करके देख लियो। मैंने पंचायती राज के बारे में बताया है कि पंचायती राज को स्टेट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया था। पंचायती राज जो है पहले से चल रही थी, उसको हमने बस ऑर्गेनाइज कर दिया है, इतना मुद्दा था। ठीक है, क्लियर। अब सुनो, शांति से ध्यान से बैठो और सुनो। तुम लोग के ड्रामे क्या होते हैं, आते हो सारे के सारे बच्चे क्लास छोड़ के चले जाते हो, फिर थोड़ी देर बाद आते हो, कोई रेगुलर नहीं है, पता है तुमको। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि इंक्रीज देखो कर सकती है, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहेगी तो आप उसको प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते हो वरदान, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सीधे ला के दिखा देगी और कहेगी देखो यहाँ पे मेंशन करा है, यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन है, तो हम जो है लाइबल नहीं है। बेटा ये जो दुनिया है ना सबूतों के बेसिस पे चलती है, ये पूरी की पूरी जो दुनिया है वो ऐसी है। पूजा कुछ पूछ रहे हैं हम, कहाँ चल रहा है भाई तुम लोगों का है? पूजा कुछ पूछ रहे, कौन है पूजा? प्रद्युमन, बाबा रे बाबा एसीपी प्रद्युमन, तुम तुम्हारा नाम रख लियो भैया। क्षितिज सुनो, आप लोग को अगर पॉलिटी की नोट्स बनानी है तो मैं जितनी भी पीपीटी लेके आती हूँ मैं नोट्स के साथ लेके आती हूँ। अगर आप एक कॉपी और पेन लेके रखोगे ना तो आप बना पाओगे आराम से। एक 1 लाइनर जो है आप आराम से लिख पाओगे। यस बच्चा, डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल। मेरी पिछली क्लास को देखो एक बार जयंत, मैंने कहा है कि डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट पे, बट दिस इज फंडामेंटल टू गवर्नमेंट। DPSP is non-justiciable, but DPSP is fundamental to whom? Fundamental to government. ये डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये इलेक्शन में ऑपोजिशन पार्टी इसका इस्तेमाल करती है, क्योंकि डीपीएसपी का इस्तेमाल होता है लॉ बनाने में। जब डीपीएसपी का इस्तेमाल कैसे होता है, तुम क्या करते हो, तुम कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते हो जो कि डीपीएसपी जिस चीज को अपोज कर रहा हो, तुम वही बना सकते हो लॉ। तुम पहले लॉ मेकर ऐसी लॉ नहीं बना देते। जब हम एक पैनल में बैठते हैं ना, सुनो, जब भी हम केस लड़ने के लिए एक पैनल में बैठते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं कहते कि सर आप ये लॉ बना दो। हम नहीं कहते कि नहीं नहीं मर्डर उससे नहीं हुआ, वो तो गलती से क्या था, सो रहा था, सोते सोते हाथ उठाया और गोली चलाने का मन किया और सामने वाले को गोली लग गई। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। हम वही कहेंगे जो आईपीसी में मेंशन है।
हम आईपीसी के बारे में कहेंगे, जो आईपीसी में मेंशन है, हम कहते हैं कि नहीं, उसको लगा कि सामने, उसको हमने उसे लगा कि सामने जंगल में जो है कोई जानवर है, वो शिकार पे गया हुआ था, उसको लगा जानवर उसकी तरफ अटैक करने आ रहा है, तो जाके उसने गोली चलाई, उसने गोली चलाई, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गोली चलाई, या फिर हम कहेंगे कि सामने वाला उस पर अटैक कर रहा था। अगर ये नहीं मारता तो सामने वाला मारता, तो हम उस पर राइट टू डिफेंस लगाएंगे। अगर सामने वाले की पूरी तरीके से मृत्यु नहीं होती है, मतलब अगर इंटेंशन नहीं रहता है मारने का, लेकिन अगर किसी एक्ट से सामने वाले की जान जा सकती है, मैंने मजाक मजाक में मान लो किसी ने दोस्त को धक्का दे दिया छत से, ठीक है, खैर यार मुझे भी धक्का दिया गया था मुझे 3rd फ्लोर से मैं गिरी थी, पता है, हाँ मैं 3rd फ्लोर से सीधे नीचे गिरी थी, 3rd फ्लोर के छत से सीधे नीचे गिरी थी। मैं तो मतलब सदमे में खड़ी हो गई थी, क्या हुआ मेरे साथ खैर सर पे चोट लगी थी काफ़ी ब्लड फट गया था, तो वो आया हुआ था, बचपन में छोटी थी, वो नहीं होता वैसा वाला सिनारियो, कहते हैं ना प्रॉपर्टी के चक्कर बड़ा खराब भैया, वैसा वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं दुनिया से दूर जाओ, अपना करो, वो बेहतर है। क्या होता है ना, पावर कई बार क्या होती है कि फैमिली की पावर जो होती है आपके लिए मुसीबत बन जाती है, इससे अच्छा भैया साधु संत बन जाओ, साइड में जाओ, अपना कामकाज करो, जीवन को सुखी से यापन करो, सीधी सी बात ठीक है। तो मैं उसको क्या कहूँगी, अगर तुमने किसी को धक्का दे दिया छत से, मान लो तुमने मजाक में धक्का दिया, तुमने कहा मजाक में हंसते हंसते कि उसने कहा कि अरे मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो टफ बॉय हूँ, और दोस्त ने आया और कहा चल टफ बॉय है तू, चल मजाक में धक्का दे दी, वो गिर गया छत से नीचे। अगर बाई चांस भगवान ना करे सामने वाले की अगर डेथ हो जाती है, तो आपके ऊपर मर्डर का सेक्शन नहीं लगता, आपके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का मुद्दा लगता है। किसका लगता है? कल्पेबल होमिसाइड का। ऐसे काम नहीं करने मैम अरे नाना बिल्कुल नहीं करना, कभी नहीं करना, मैं बता रही हूँ एक केस का सिनारियो के, तो आपके ऊपर क्या लगता, कल्पेबल होमी। आपके ऊपर एक्चुअली बोलने का मेरा तरीका है, क्योंकि जब मैं लॉ स्टूडेंट्स को गाइड करती थी ना, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को, लॉ स्टूडेंट को, तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही बोलती थी ना कि आप समझो ऐसा कि ऐसा हो रहा है तो आपने ऐसा करना है, तो वो थोड़ा रह गया है, ठीक है। काम करो मौज करो हाँ जी, काम करो अपना और मौज करो, बढ़िया, दूर से दूर, ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड को लगता है। सिमिलरली उसी तरीके से हर किसी का जो मुद्दा होता है जीवन में, हर किसी का जो रोल होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। बात समझ रहे हो? क्या होता, सबका रोल अलग अलग होता है जीवन में। तो यहाँ पे कहा है कि तुम जस्टिसेबल तो नहीं हो, लेकिन तुम क्या हो, फंडामेंटल हो गवर्नमेंट पे। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब ये डीपीएसपी वहाँ पे इस्तेमाल करा जाएगा इसके खिलाफ। जब भी लॉ बनाया जाएगा तो डीपीएसपी के खिलाफ जाके आप लॉ नहीं बना सकते हैं, डीपीएसपी के खिलाफ जाके। अच्छा वेट अ सेकेंड, चलो वेलकम बैक। अच्छा बेटा, यूपीएससी सेल्फ लवर बेटा, आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप आर्टिकल पढ़ना नहीं चाह रहे हो, इसी वजह से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वरना इतने आसान लैंग्वेज में समझाया जा रहा है। अब मैं, कुछ बच्चे ऐसे थे, जब मैं एक बार क्लास ले रही थी तो कहते मैम यूरेनियम क्या होता है हमको पता ही नहीं, ठीक है। आई गेस कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में मैं कह रही थी आर्टिफिशियल सन के बारे में, तो कहते कि मैम आर्टिफिशियल सन, तो देखो
देखो बेटा, आप अगर ने आपने अभी भी ज्वाइन करा है तो आपको इससे पहले वाली वीडियोस जो है आपको देखनी पड़ेंगी, ताकि आपको बाकी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की। पॉलिटी जो किताब आती है, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में एक चैप्टर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बोले तो DPSP। क्या आता है? DPSP। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चा, हम बात कर रहे हैं DPSP के बारे के, उसके जितने भी आर्टिकल्स है ना बेटा, हम उन आर्टिकल्स को कवर करते जा रहे हैं। बात आ रही है बच्चा समझ में? तो उन्हीं आर्टिकल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, कल वाली क्लास हमारी जो है उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में सारी मेरी जो क्लास है वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगी, फर्स्ट चैप्टर से लेके अब तक की मिल जाएंगे, ठीक है। अमन यादव, ठीक है, हम बात कर लेंगे। क्या बात करनी है, पहले पढ़ाई कर लें। चलो थोड़ी देर पढ़ लो, थोड़ा सा और पढ़ लो, उसके बाद चलो। मैम प्लास्टिक बनी है या नहीं, मैम प्लेलिस्ट बनी है या नहीं? हाँ बच्चा, सेट लवर यूपीएससी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सुनो, ध्यान से आगे की कहानी सुनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आर्टिकल 41 क्या कहता है? अरे यार वेट अ सेकेंड बच्चा, जीवन में क्या था ना, तो परेशानी वैसी कम नहीं होती है, फिर सब सब इसी टाइम पे सब लग जाते हैं। क्या हो गया, बफरिंग हो रही है? चल ठीक है बच्चा, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, सिर्फ लवर यूपीएससी अपना नाम बता दो, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आई विल गाइड यू रिगार्डिंग दैट। क्या हो गया मुझे? अब देखो यहाँ पे तो सरकार वही कहती है कि सरकार की कैपेसिटी में जितना कुछ भी रहेगा सरकार आपको प्रोवाइड करा देगी। बात आ रही है राइट टू एजुकेशन, ये सरकार का मुद्दा बनता है कि आपको हर पे ये इंश्योर करना कि बच्चा चाहे कहीं से भी बिलोंग करता हो, अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, बच्चा चाहे किसी भी पर्सन का हो, चाहे एक नॉर्मल काम कर रहा हो, चाहे आदमी कचरा बिन रहा हो, किसी का ही बच्चा हो, चाहे वो कबाड़ी वाले का बच्चा हो, चाहे वो बहुत अमीर घराने का हो, चाहे वो बिजनेस करने वाले का बच्चा हो, हर किसी का जो बच्चा है वो उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। बात आ रही समझ में? वो उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है और उसको राइट टू एजुकेशन देने का हक बिल्कुल है। आप ये नहीं करा सकते, याद है कल मैंने आपको क्या बताया था कि आप उससे माइंस में नहीं काम करा सकते, चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। बात समझ रहे हो? चलो ठीक है। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये क्या है? आपको अगर लगता है कि किसी को पब्लिक असिस्टेंस देने की ज़रूरत है तो कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि हम एक पुलिस स्टेट नहीं है, वी आर वेलफेयर स्टेट। चलो इसे बहुत वक्त दे दिया आर्टिकल 41 पे, अब आते हैं आर्टिकल 42 के ऊपर आते हैं। सुनो, अच्छा सब कुछ क्लियरली जा रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है? ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो बच्चे रेगुलर उनको समझ में आएगा, जो बच्चे नए हैं बेटा प्लीज़ गो एंड चेक प्लेलिस्ट, वहाँ पे सारी की सारी जो वीडियोस है वो एक साथ हैं, फर्स्ट चैप्टर से संविधान क्या होता है वहाँ से लेके अब तक, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 42 क्या कहता है। आर्टिकल 42 कहता है कि मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब देखो छोटा सा एक मुद्दा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कहा यह गया है कि आप काम कराइए, लोगों से कहा गया आप काम कराइए, लेकिन एक ऐसा कंडीशन क्रिएट कीजिए जो कि इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते सही हो। अब इसका मतलब क्या हो गया? वर्क का और मैटरनिटी रिलीफ का। खैर ये मैटरनिटी वाला जो मुद्दा है ये तो बहुत ज़्यादा है आजकल, अभी के लाइफ में भी क्या है वो चीज़ें अभी भी क्या हो रही हैं, चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? चल रही है ना? हाँ ठीक है। अब सुनो यहाँ पे सिनारियो क्या होता है। अब सिनारियो क्या होता है यहाँ पे, कहते हैं कि आप देखते हो कि आज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी होते हैं, अगर औरत प्रेग्नेंट हो गई है तो आप उसको क्या करें, कहेंगे अभी काम नहीं कर सकती, फील्ड जॉब पे रखे। औरत अगर प्रेग्नेंट है तो आप क्या कहोगे कि हम उसे काम पे नहीं रखेंगे, आप उसे निकाल दोगे तो उसकी लाइवलीहुड कहाँ से आएगी? फिर तो आप उसके फंडामेंटल राइट को वॉलिएट कर रहे हो, आप तो उसकी डिग्निटी को वॉलिएट कर रहे हो। आर्टिकल 21 याद आ जाएगा वापस से, आप उसके डिग्निटी की बातें कर रहे हो। आप कहोगे कि नहीं, जो बच्चे नए उनका स्वागत है बच्चों, ठीक है।
तो अब क्या कहोगे कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें अब पैसे नहीं पे करूंगा। अब देखो बेटा, काम हर कोई करता है, पैसे क्या है ना, पैसे घर बैठ के नहीं मिलते, काम करोगे तभी पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि उसके लिए एक सही कंडीशन क्रिएट करो। अगर उसको तुम सही कंडीशन, उसको अगर फील्ड जॉब है तो अब उसको नॉर्मल डेस्क जॉब दे दो, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी की पीरियड है। अगर बहुत ऊपर में ऑफिस है, उस ऑफिस को नीचे बना दो, मैटरनिटी रिलीफ दे दो, जब तक वो काम करने की क्षमता में है तब तक उसे काम कराइए जब तक आप चाहें, लेकिन एक ह्यूमन कंडीशन में, जो कि कंडीशन उनके लिए सूटेबल हो सामने वाले के लिए। उसके बाद आप बाद में उनको मैटरनिटी पीरियड का हॉलीडे दे दीजिए कुछ वक्त का। अब कहेंगे नहीं नहीं बच्चे पैदा करने, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं बच्चे पैदा करने तो फिर क्यों ही काम क्यों करती हैं औरतें। तो बेटा एक काम करो तो फिर बच्चे जो है वो भी मर्द ही पैदा कर ले, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, आप कहते हैं मेक प्रोविजन का मतलब क्या है। अब बच्चे बोलेंगे मैम एक बात बताओ। हाँ हाँ हाँ, दैट्स गुड विविड। अब सुनो यहाँ पे, इसका मतलब क्या कि मेक प्रोविजन फॉर जस्ट फॉर एन ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है, तुम कहोगे मैम मैटरनिटी तो समझ में आ गया कि औरतों को रिलीफ दिया जाता है, तो फिर ये जो प्रोविजन है, ये जो कह रहा है, लाइन जो कह रहा है कि प्रोविजन बनाना चाहिए लोगों के लिए ह्यूमन कंडीशन क्रिएट करने के लिए, काम करने के लिए, क्या है। तो अब सुनो, यहाँ पे आर्टिकल में मैंने मेंशन नहीं करा है, आर्टिकल 42 के अंदर जब तुम पढ़ने जाओगे आर्टिकल 42, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉटन इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। कॉटन और कॉटेज इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज और सेक्टर के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। हाँ प्रद्युमन कुमार बोलो, ठीक है। एडमिन आया अमन, अच्छा सुनो। तो अब कहते हैं कि कोई गांव का कोई आदमी आया, तुमने उसको कहा, उसके गांव में तुमने अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कराई, क्योंकि सरकार का काम है कि आप गांव में जाइएगा, आप जाके वहाँ डेवलपमेंट कीजिएगा, वहाँ पे रोजगार दीजिएगा, क्योंकि ये आप पे ये मुद्दा पड़ता है। अब एक आदमी के गांव में जो है वो नौकरी नहीं है, तो आदमी क्या करता है, शहर जाता है नौकरी करने के लिए, ठीक है। अब जब वो आदमी शहर जाता है तो उसको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता है। हाँ बेटा, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे वो जाता है शहर में काम करने के लिए, तो शहर में क्या हो जाता है कि उसको वहाँ का कंडीशन सही नहीं लगता, उसको नो ह्यूमन वाला कंडीशन आता है, क्योंकि उसको क्या होता है, एक तो कोई उसको इंसान नहीं मानता, सब उसको बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा तुम गाँव से आए, अच्छा तुम यहाँ से आए हो, अच्छा तुमको ऐसे नहीं आता, अच्छा तुमको वैसे नहीं आता, ठीक है। खाने का सही ठिकाना नहीं हो रहा है, कहाँ पे जाके सोए वहाँ का सही ठिकाना नहीं हो रहा है, कोई नहीं सोचता है उसके बारे में कि ये भी एक इंसान है, ये भी कमाने आया है, क्योंकि इसके भी घर पे कुछ लोग हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि एक दिन मेरा बच्चा थोड़ा पढ़ लिख जाएगा, एक दिन मेरा बच्चा जो है थोड़ा कुछ कर जाएगा, तो जो चीज़ हमने सहा वो मेरा बच्चा नहीं सहेगा, राइट। सारे सबके यहाँ होता है ये सेम चीज़। आज जो चीज़ तुम सफ़र कर रहे हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर नहीं है, आई होप ये चीज़ तुम्हारे अंदर भी आएगा। तुमको अगर लगेगा ना कि जो चीज़ तुमने सफ़र किया, चाहे छोटी छोटी चीज़ में, तुम चाहोगे कि तुम्हारे आने वाली जनरेशन वो सफ़र ना करे, क्योंकि तुम और ज़्यादा अवेयर हो गए हो, समझ रहे हो। जो गलतियाँ मेरी ज़िंदगी में हुई है, जैसे मैं तुमको सिनारियो बताती हूँ, जैसे मुझे क्या हुआ कि हमारे टाइम पे ना इतने ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते थे, यूट्यूब तब के टाइम पे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था उस टाइम पे, जब हम स्कूल या कॉलेज में, हाँ कॉलेज में थे तब आ चुका था, स्कूल के टाइम पे नहीं था। कॉलेज के स्टार्टिंग डेज में भी नहीं रहता था उतना ज़्यादा, तब चलता था, कम चलता था, मतलब अच्छे कंटेंट नहीं रह पाते थे बेसिकली, तब लोग स्टार्टिंग कर रहे थे, तब लोग कहते थे ऑनलाइन क्या हो रहा था। ऑफलाइन में यार बहुत भीड़ रहती थी, ऑफलाइन में फीस उतनी ज़्यादा रहती थी, फिर बच्चे मतलब यार समझ रहे हो, क्लास में 5-5 हज़ार बच्चे रहते थे, बड़े बड़े हॉल में रहते थे जहाँ पे 5 हज़ार बच्चे रहते थे, किसी किसी क्लास में 2-2 हज़ार, चलो छोटा क्लास हुआ तो 1000 से 2000 बच्चे रहते थे। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स होते थे, हाँ भैया माइक से पढ़ा रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है, एक एक बच्चे का कोई डाउट कुछ भी पढ़ा के निकल लिए, क्या डाउट हुआ पता ही नहीं चला, कि कैसे पता चलेगा, कि पता कैसे चलेगा हमें। बच्चे नहीं हो जयंत, ऑफिसर बनने वाले हो तुम लोग, नालायक। बच्चों की दिहाई देते रहोगे जिंदगी भर, हैं। बच्चे तुम लोग मेरे लिए हो, लेकिन खुद को ऐसा ना समझना कभी ऐसा वाला कि अच्छा अभी तो हमें काम नहीं करना, अभी तो हम बच्चे नहीं, ऑफिसर बनने वाले हो तुम लोग। हाँ सुनील बिल्कुल ले सकते हो बेटा, अरे हमारे यादव, ठीक है। तो जो कंडीशन वहाँ पे फेस करनी पड़ती थी कि यार
सही चीज़ नहीं पता चलती थी, उसे पता है कुछ सही चीज़ पता नहीं चलती थी, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन यार डिटेल में समझा पाएगा। अच्छा, जितने भी ऑफलाइन क्लास में जाओगे, जितना भी पे करोगे, समझ में नहीं आती आधी चीज़ें, कैसे करना है। यहाँ पे तुम लोग के लिए जितना पॉसिबल हो पाता है मुझसे, एटलीस्ट मैं उतना ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं ये भी कवर कराना। तुम लोग कहते रहते हो मैम बहुत डीप में जा रहे हो, मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ना कि कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। आज सिर्फ तुम एक स्टेप के बारे में सोच रहे हो, मैं तुम्हारे आगे आने वाले 99 स्टेप के बारे में सोच रही हूँ, जो तुम्हें आगे ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। बात आ रही समझ में? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कहते हैं कि उनके लिए जो लोग बाहर शहर में आ रहे हैं काम करने के लिए, जो यहाँ पे उनके लिए सही कंडीशन नहीं बन रही है, तो सरकार का फर्ज बनता है कि उनको उन्हीं की जगह में काम प्रोवाइड कराएं, उनको उन्हीं की जगह में फैक्ट्रीज बनाएं, इंडस्ट्रीज बनाएं। इसलिए इंडिविजुअल इंडस्ट्री का कंसेप्ट जो है आर्टिकल 42 के अंदर डाला हुआ है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? क्लियर है? कहा है मैंने, समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अच्छा ठीक है मुनेंद्र, बढ़िया। देखो ये चीज सेम चीज कहता है। क्या कह रहा है तुमको? कह रहा है कि सिक्योरिंग अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। सेम चीज बता रहा है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे वापस आर्टिकल 44 क्यों नहीं मेंशन है, चलो मैं समझा दूंगी। अब देखो यहाँ पे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर। हर एक इंसान के लिए, जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, उनके लिए एक सही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, सोशली कल्चरली। मैंने कहा था ना, डीपीएसपी को, फंडामेंटल राइट को जब पूरा निचोड़ दोगे तो तुमको समझ में आएगा ये बात किस चीज़ के बारे में करता है, जस्टिस के बारे में बात करता है। बिकॉज जस्टिस इज पैरामाउंट, ये जस्टिस के बारे में बात करता है। ठीक है। सिमिलरली 43A में भी सिमिलर चीज कहता है कि टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एक पार्टिसिपेशन के लिए हर किसी को, वॉइस इज डिक्रीज। ठीक है, चलो सुनो, अभी थोड़ी देर क्लास और चलेगी। टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब सबको जो होना चाहिए, हक मिलना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर हो गया। आर्टिकल 44 क्या कहता है? सुनो मैं समझा दे रही हूँ। आर्टिकल 44 क्या कहता है, कहाँ लिखूं मैं? यहाँ पे देखो, आर्टिकल 44 क्या कहता है? कौन बताएगा मुझे आर्टिकल 44 के बारे में? बताओ, आर्टिकल 44 के बारे में बताओ। अरे कोई तो बोलो नालायको। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में किन किन लोगों ने सुना है कि कहीं पे किसने किसने संविधान में पढ़ा है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? वेरी गुड विधान। यूनिफॉर्म कोड के बारे में, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, परफेक्ट। अब कहोगे यहाँ पे एक मुद्दा उठा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। खैर ये नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं अभी तक थोड़ा बहुत, या कह सकते हो एक एक्सटेंट तक हो भी गया है। इसका सबसे फेमस केस है, क्या लिख रहे हो तुम लोग? सबसे फेमस केस जो इसका है वो है शाहबानो का केस। किसका केस है? शाहबानो का केस। किसी को पता है? आई गेस मैंने एक बार एक क्लास में आप लोगों को शाहबानो के केस के बारे में डिटेल में वीडियो बताई थी, शाहबानो के केस के बारे में। अब देखो, यस इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन को हटा सके वनरेबल ग्रुप में। लेकिन अब मैंने क्यों तुरंत में जिक्र करा, जैसे मैंने आर्टिकल 44 का जिक्र करा, मैंने शाहबानो का केस का जिक्र करा। बहुत एक माइलस्टोन इस केस को माना गया है। अब सुनो, देखो इस पे एक थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं हम। कहोगे कि यहाँ पे कोई भी एक सिविल कोड कभी नहीं रह पाया किसी के लिए। यहाँ पे पर्सनल लॉ के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी के बारे में बात नहीं करते। मैंने क्या बताया, लॉ जो है पूरा पॉलिटी से ड्राइव है। हम जो लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, वो पूरा पॉलिटी से ड्राइव रहता है।
यहाँ पे कोई भी आईपीसी की बात नहीं कर रहा, कोई सीपीसी की बात नहीं कर रहा। हम सीपीसी तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिटा सकते, हम आईपीसी से, इंडियन पेनल कोड से डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिटा सकते। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्सनल लॉज के बारे में। जैसे पहले से हिंदू लॉज थे, हिंदू सक्सेशन एक्ट थे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट था, मुस्लिम लॉ था, मुस्लिम मैरिज एक्ट था। हर किसी का क्या था, अलग अलग एक्ट पहले से बना हुआ था। क्रिश्चियन लॉ का अलग एक्ट था, पारसी मैरिज अलग एक्ट बना हुआ था। तो कभी भी हम सिविल, हम कभी भी एक कोड हमारा कभी बन ही नहीं पाया। अब बोलोगे कि मैम हमारे जो फ्रेमिंग फादर्स थे उन लोगों ने क्यों नहीं बनाया? तो बेटा जब आप आर्टिकल 44 अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका रेफरेंस इससे था कि आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट आएगी वो बना देगी उसको। वो लोग उस टाइम पे क्यों नहीं बना पाए? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? कि आज़ादी के टाइम पे जब हमारा संविधान बन रहा था तब वो लोग क्यों नहीं बना पाए इसको? उसके पीछे का रीजन क्या है? इसलिए नहीं बना पाए वो। क्यों नहीं बना पाए? इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि उस वक्त के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिनारियोज चल रहे थे। कौन से सिनारियो चल रहे थे? देखो, एक तो कम्युनल राइट चल रहा था, बहुत भयंकर मुद्दा चल रहा था। इसका कहना था कि ये नहीं, उसका कहना था ये नहीं करना है। हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी। तब मैंने बताया था आपको कम्युनल राइट पहली बार खड़ा हुआ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिनारियोज चल रहा था उसके टाइम पे। अच्छा, तुम लोग को समझ में आ रही है बातें कि नहीं समझ में आ रही है? मुझे क्लियर करना। चलो सुनो, अब देखो यहाँ तो यहाँ पे क्या था, इन लोगों ने ये जो मुद्दा था ये किसके ऊपर छोड़ा? ये मुद्दा छोड़ दिया बाकियों के ऊपर कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो उन हालातों को ऑब्जर्व करके उसके बाद, समझ पा रहे हो सब कोई? ए टू जेड समझ पा रहे हो? कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट को या नहीं कर पा रहे हो डॉट को? ये देखो, एक को तो ग्लो का पड़ा हुआ है। हाँ, मैं तुमको एक काम करूंगी, तबीयत खराब फीवर के साथ तुमको ना मतलब दिन में 18 घंटे तुमसे काम करवाऊंगी, जहाँ पे ना 3 घंटे तुम्हें नींद नसीब होगी। तो सारा जो सिनारियो सब समझ में सीधा सीधा एक बार आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, तो उसके बाद क्या कराया गया? सबके लॉज जो थे हमेशा अलग अलग रह गए। बेटा आज़ादी के बाद भी ना ये वक्त मिल ही नहीं पाया कि लॉ को हम एक कर पाते। यस, हम कभी एक कर ही नहीं पाए। अब मैंने सबसे ज़्यादा इस केस का रेफरेंस आपको क्यों दिया? मैं जैसे 14 का बात करा शाह बानो केस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। स्पेशली आप लोग को हल्का बहुत जानने की ज़रूरत है डिफेंस वालों के लिए, लेकिन यूपीएससी जो बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए, उनके लिए बहुत एक माइलस्टोन ये है जिसके बारे में उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सुनो इस केस के बारे में। आर्टिकल 44 का पूरा मुद्दा जो है आपको क्लियर एंड कट समझ में आ जाएगा। देखो, ये मैं बात कर रही हूँ कब के टाइम की, अराउंड, एक सेकेंड रुक जाओ, क्या कह रहे हैं? ठीक है, चलो अभी देखो, मैं बात कर रही हूँ 1978 के बारे में। एक 62 साल की औरत, 62 ईयर्स ओल्ड की एक औरत शाह बानो, जो कि एक मुस्लिम वुमेन थी, उनके पति ने उनको डिवोर्स दे दिया था। उनके पति का नाम था मोहम्मद अहमद खान। शाह बानो के जो पति थे, जो उनके शौहर थे, उनका नाम था मोहम्मद अहमद खान, जो कि इंदौर के बहुत ही फेमस और रियोन्ड लॉयर थे। तो कहते हैं ना, जो लॉयर होते हैं वो सही लॉ का कभी कभी मिसयूज ही बहुत ज़्यादा कर लेते हैं लॉ का। समझ रहे हो बातों को? अब सिनारियो को समझो क्या होता है। होता यूँ है कि 62 साल की उम्र में ये अपने मेंटेनेंस के लिए फाइल करती हैं। क्यों? ये बहुत सालों से, मतलब एक लंबे समय से अपने पति के साथ रिश्ते में ये थी, शादी में थी, अपने निकाह में थी। ये अपने पति के, उसके बाद में इनके पति ने दूसरा निकाह कर लिया, जो कि परमिट होता है, तो निकाह कर लिया दूसरा। ये बाकायदा एडजस्ट करके उनकी दूसरी पत्नी और अपने शौहर के साथ रह रही थी, ठीक है। इनके 5 बच्चे थे, बेटी और बेटे थे। आई गेस 2 बेटी या 3 बेटे थे, या फिर 3 बेटी 2 बेटे थे, समथिंग लाइक दैट। इनके 5 बच्चे थे, आई रिमेंबर दिस। इनके पति ने इनको कहा कि अब तुम जाओ, मेरे यहाँ तुम नहीं रह सकती हो। अब मैंने तुमको तलाक 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 जो 3 बार कहना होता है वो कह के उनको बोला कि ठीक है जाओ तुम यहाँ से। बात आ रही है?
मैम मेरे को एकदम शुरू से एंड के लिए जीएस पढ़ना, आपकी क्लास कहाँ मिलेगी प्लीज़? अच्छा सुनील, अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हिस्ट्री की क्लास आपको चाहिए वो भी आपको यहाँ पे चेक कीजिएगा, 1-2 क्लासेस यहाँ पे होंगी, बाकी क्लास आपको अनअकैडमी डिफरेंस स्क्वाड पे मिल जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ आपकी पॉलिटी की। ठीक है, आप सुनो। उसके बाद क्या होता है, इनके पति कहते हैं इनको कि मैं तुमको तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक बोला और कहा कि बस तलाक जो है हमने आपको दे दिया। तब ये औरत कोर्ट में फाइल करती हैं अपने मेंटेनेंस के लिए, कहती हैं कि जब तुमने मुझे इस उम्र में अलग कर दिया है खुद से, यार 62 ईयर्स ओल्ड, कैन यू इमेजिन दैट? 62 साल की उम्र में जब आदमी शौक करता है कि उसके शौहर उसके बच्चे उसकी ख्याल रखेंगे, उस वक्त के टाइम पे इन्होंने कोर्ट के चक्कर लगाए। इन्होंने कहा, हाँ सुनो अभी ध्यान से, ये स्वरदान शाहबानो केस, मोहम्मद अहमद खान है शाहबानो केस, राम राम। तो अभी होता क्या है, इनके पति जो कहते हैं इनको मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इनके पति वहाँ पे जो हाई कोर्ट रहता है वहाँ पे इसको मुद्दे को हरा देते हैं। ठीक है, मुद्दा चला जाता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है, जुडिशरी में चला जाता है। जब वहाँ पे मुद्दा चला जाता है तो कोर्ट कहती है कि आपको मेंटेनेंस, अरे रुक जा यादव 2 मिनट, पढ़ाने तो दे। एक बार में अगर ऐसे मैसेज करेगा बात करनी है, बात करनी, क्या बात करनी है बोलो। अब कहती है, इसमें से जुडिशरी कहती है कि सेक्शन 123 के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर अगर कोड अब देखोगे सीपीसी के अंतर्गत क्या करना चाहिए आपको, पहली बात तो मेंटेनेंस आपको देनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी वाइफ से अलग हुए हो। और अगर औरत खुद को ऑफेंड नहीं कर सकती है, खुद को अगर उनके पास क्षमता नहीं है, मतलब उनके पास कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये पति की जिम्मेदारी बनती है। और कौन देगा कि उनका और उनके बच्चे का क्या है, ख्याल रखें, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो इनका ख्याल रहता है। अब इनके पति जो थे, ये तो भैया शौहर जो थे, एक्चुअली शौहर, इन्होंने बड़ी तेजबाजी लगाई बहुत ज़्यादा, और कहते हैं कि लॉ वो लगाया और कहते हैं कि कोर्ट कौन होता है, हम लोग के मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करने वाला। जुडिशरी कौन होती है, हमारे मुस्लिम लॉ में इंटरफेयर करने वाला। हम मुस्लिम जो है, हमारा पर्सनल लॉ अलग है। उन्होंने कहा कि हमारा जो मुस्लिम लॉ ये शरीयत कानून के अंतर्गत आता है। कोर्ट कौन होती है हमारे मुद्दे पे बोलने वाली। अब देखो ये मुद्दा मैं इसलिए बता रही हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा मुद्दा समझाता है ये केस। और चूंकि अब ट्रिपल तलाक का मामला जो पास हो चुका है, बिल जो पास हो चुका है, उसके बाद तो और ज़्यादा बहुत लंबा सिनारियो चलता है इसमें। वो कहते हैं कि हम जो है नहीं देने वाले हैं मेंटेनेंस। उसके बाद कोर्ट जो कहती है, कोर्ट ग्रांट कर देती है, 125 के अंडर ग्रांट कर देती है, कहती नहीं देना तो बेटा तुमको पड़ेगा पैसा मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि औरत के पास और कोई ऑप्शन है नहीं कमाने का, तो क्या कर लेंगे। अब सिनारियो क्या होता है, ये पहुंच जाते हैं बाकी जितने भी मुस्लिम के लर्नर्स रहते हैं, मौलवी जितने भी लर्नर्स रहते हैं, जितने भी अब जो सोसाइटी बहुत एक ओहदा होल्ड करते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं औरत को क्यों दूंगा, मैं इद्दत पीरियड के बाद दूंगा। देखो इद्दत पीरियड ना 3 महीने का होता है, 3 महीने का इद्दत पीरियड होता है, जिसके बाद अगर औरत का डिवोर्स हुआ है अपने शौहर से तो वो 3 महीने बाद दोबारा शादी किसी और से कर सकती है। इद्दत का पीरियड जो है वो वैरी करता है, इस पीरियड के बारे में आपको बताऊंगी, जैसे मुस्लिम लॉ में आता है। इद्दत का पीरियड, मान लो अगर किसी के पेट में बच्चा है तो इद्दत का पीरियड तब तक खत्म नहीं होता जब तक औरत मतलब बच्चा जो है वो बॉर्न ना हो जाए। ठीक है, तो इद्दत के पीरियड के बाद प्रोवाइड करेंगे। फिर वक्फ बोर्ड आ जाती है, इसमें बहुत सारा सिनारियो जो है वो चलता है इसके मुद्दे को लेकर, मतलब कहता है ना, मतलब गंदगी हो जाना छोटी सी चीज़ के लिए वो कर दी गई। अच्छा क्या हुआ, वीडियो क्लियर नहीं आ रही तुम लोग को? वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, पर बताओ मुझे। काजी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो सारे मुद्दे पहुंच गए। उसके बाद क्या होता है, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आती है। राजीव गांधी जी की जो गवर्नमेंट आती है वो क्या कह देती है, वो कहती है राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट सीधे आके कहता, देखो उस टाइम पे क्या चलता ना बेटा, उस टाइम पे नहीं, आज भी क्या था ना, वोट पॉलिटिक्स चलती। कोई भी आज तक सबको एक क्यों नहीं कर पाया, हिंदू हो या मुस्लिम हो। पता है तुमको ये नफरत कौन फैलाते हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग ही होते हैं मीडिया वाले, पॉलिटिशियन। एक आदमी अच्छा भला बैठा होता है, उसको कहते हैं चलो तुम जाके उससे लड़ क्यों नहीं रहे हो, वो तुम्हारा दुश्मन है, लड़ो जाके उससे। तो वो आदमी लड़ लेता है, वो आदमी बुरा बन जाता है। तुम्हें पता है अमीर लोगों को, पावरफुल लोगों को और नेताओं को
कोई मतलब नहीं होता है हिंदू या मुस्लिम से। सिर्फ आम लोग जो हैं ये फंसते हैं इन चक्करों में, क्योंकि कठपुतली बना के इस्तेमाल करते हैं। इसी वोट बैंक के चक्कर में राजीव गांधी की सरकार के टाइम पे भी सिमिलर चीज हुआ और इद्दत वाले पीरियड को वेरीफाई कर दिया गया क्या कि हाँ इद्दत वाले पीरियड के बाद ही पैसा दिया जाएगा, मेंटेनेंस के लिए पैसे जो है वो नहीं देंगे। वो वाला कुछ सिनारियो चला था, लेकिन नाम दिया गया मुस्लिम प्रोटेक्शन वुमेन एक्ट। अगर उसको सही से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। यस, डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर वाला जो पॉलिसी है, देखो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड लाने वाले भी ब्रिटिशर थे। मैं कहती हूँ, तुम लोग कहते हो कि एक आदमी चेंज नहीं कर सकता है, यार 2-3 आदमी जो थे उन्होंने पूरे देश का किस्मत बदल दिया। वो लोग जो कभी भाईचारे में रहते थे, वो लोग जो कभी एक दूसरे से इतनी मिल्लत में रहते थे, वो सारे के सारे लोग में इतनी दुश्मनी आ गई। आज तो आप तो और ज्यादा हो गया, मार कट मचा देते हैं। कुछ बच्चे तो आके ऐसे से कमेंट करते हैं कि कहने का नहीं है। अरे सब ठीक है यार, तुम किसी एक के बिहेवियर से सबको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। यू कांट डू दैट ऑब्वियसली मयंक। संजय गांधी का केस और इमरजेंसी का मुद्दा, दैट वाज वर्स्ट। तो देखो कहते हैं ना, इंसान बदमाश नहीं होता, परिस्थितियां उसे वैसा कर देती हैं। खैर, राजीव गांधी जी की सिनारियो होती हैं तो उसके बाद कोर्ट को बुरा लग जाता है। कोर्ट कहती कि हमारे फैसले को इन लोगों ने ऐसे इग्नोर किया, न्याय के फैसले को इग्नोर किया। वापस से कोर्ट एक मामला पास करती, कहती कि मेंटेनेंस के लिए जो वक्फ बोर्ड है उनको तो क्या करना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो ये कहती है, वापस से लोग कहते हैं कि हमारे लॉ में पार्लियामेंट, हमारे लॉ में सरकार क्यों आके इंटरफेयर करेगी, ये हमारा पर्सनल लॉ है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बेटा, ये तो कभी ऐसा हो नहीं पाया कि सबका एक जैसे सिविल कोड जो है, कहीं ना कहीं जो फुलफिल जो है मुद्दा ये हो नहीं पाया। खैर, सिनारियो, लास्ट का सिनारियो बताती हूँ, क्योंकि तुम लोग डिफेंस वाले हो, तुम लोग को उतना नहीं जानना है, जितना जानना है मैंने उतना बता दिया है। बाद में मामला इतना ज़्यादा हो जाता है कि शाह बानो जो हैं उन्होंने अपनी पिटिशन जो थी मेंटेनेंस के लिए, दुखद बात है, उन्होंने विड्रॉ कर ली थी कि भैया नहीं चाहिए हमको मेंटेनेंस, हम खुश। ठीक है, तो यहाँ तक जो आर्टिकल था आपका हमने बात कर लिया है, आर्टिकल 44 तक। ठीक है, अब कल वाली क्लास में हम आगे के कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। बस एक क्लास और बची है आपकी डीपीएसपी की, उसके बाद डीपीएसपी खत्म हो जाएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, आज वाली टॉपिक सबको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अमन मुझे टेक्स्ट करो टेलीग्राम पे, क्या बात बताओ। चलो सुनो, अभी मेरी बातों को सुनो, सारे के सारे लोग जितने भी हों, समझ में आए सबको? प्यार से रहो, अपनेपन से रहो, खुश रहो, एग्जाम की तैयारी करो, तुम लोग होने वाले ऑफिसर हो। ठीक है, कहते हैं ना एक टर्म है, जब तुम जज की तैयारी करोगे या जब तुम यूपीएससी की तैयारी करोगे तो कहते हैं, एक टर्म का एक ट्रेनिंग देते हैं, उसमें कहते हैं कि जब तुम एग्ज़ाम राइट कर रहे होते हो ना, स्पेशली जब तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम राइट कर रहे होते हो या जब तुम जुडिशरी का एग्ज़ाम जब राइट करते हो, लिखते हो, तो जुडिशरी का जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं ना तो उसमें हम कभी नहीं लिखते हैं, देखो बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो कि डिफाइन नहीं किए हुए हैं लॉ की किताब में, तो हम कभी ये नहीं लिखते हैं कि दिस वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड इन आवर बुक और दिस वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड इन आवर सिस्टम। देयर इज़ नो डेफिनेशन। किताबों में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, पॉलिटी में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत सारे रियोन्ड किताब है जिसमें तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जब तुम एग्ज़ाम देने बैठोगे ना जज का या आईपीएस का, यूपीएससी का, तो तुम नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम एज अ जज एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम उस जो एग्ज़ाम लिख रहा है वो एक जज एग्ज़ाम लिख रहा है, तुम्हें ऐसा फील करना होता है, तुम्हें अपनी डिग्निटी को अपहोल्ड करना होता है, तुम्हें अपने देश को ये नहीं बताना होता कि नहीं ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, तुम्हें अपहोल्ड करना होता है, तुम्हें उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। तो आप जो है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन आप एज अ ऑफिसर दे रहे हो, तो अपने बात करने का तरीका, अपने बोलने का तरीका, अपने सोचने का तरीका,
हर चीज़ जो है आपके हिसाब से एक ऑफिसर की तरह होना चाहिए। यू आर नॉट दैट बच्चा एनी मोर कि अरे यार मैम नहीं आता, मुझे नहीं होगा मैम, ठीक है हम तो बस एवी देने जा रहे हैं। ये एक डिफरेंस होता है, समझ रहे हो बातों को? तुम बस वो तैयारी करने वाले बच्चे नहीं हो। जब तुम एसएसबी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो ये नहीं देखते हैं मेरे सामने वरदान आया, मेरे सामने अमनदेव आया है, मेरे सामने कोई किसी एक आदमी को नहीं देखते। वो देखते कि एक ऑफिसर मेरे सामने खड़ा है, तो वो तुम्हारे एज अ ऑफिसर वाले एटीट्यूड को नोटिस करते हैं। अंडरस्टूड? चलो आज की क्लास बेटा जीएस के जो बाकी पोर्शन है वो आपको स्पेशल ऐप वाली क्लास में मिल जाएगी, ठीक है? हिस्ट्री और पॉलिटी की जो क्लासेस है आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए आप सभी, और अच्छे से खाना पीना खाइए, कोरोना से बच के रहिए। कोरोना वैसे भी अब खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तो आप सभी अपना खाना पीना खाइए, ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय 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 बाय।